हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने यूनिट 2 के सिलेबस को, जिसमें हम इम्प्लाइड वारंटी से पढ़ेंगे। इम्प्लाइड वारंटीज क्या है? इम्प्लाइड वारंटीज का मतलब है वैसी वारंटीज जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखते नहीं, लेकिन लॉ ये सपोज करता है, लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि ये सारे वारंटीज आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या नहीं लिखा हो, लेकिन इन सारी चीज़ों का अगर ब्रीच हो रहा है तो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करके जो बायर है वो सेलर से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। किन किन चीज़ों को लॉ प्रिज्यूम करता है इम्प्लाइड वारंटीज? पहला है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, नेक्स्ट है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, उसके बाद है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, और फोर्थ है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो इन सबको डिटेल में विद एग्जांपल समझते हैं। पहला है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, सेक्शन 14 क्लॉज बी। अब अनडिस्टर्ब पोजेशन का मतलब आपका जो पोजेशन है, आपके पास बायर के पास जब सामान आ चुका है सेलर से खरीदने के बाद, तो वो उसको बिना किसी के इंटरफेरेंस के आराम से इंजॉय कर सकता है। जैसे कि एक्स एक लैपटॉप खरीदता है वाई से, और उसके बाद एक्स जो है उसको ठीक करवाने पर कुछ पैसे खर्च करता है, और फिर बाद में पता चलता है एक्स को कि वो जो लैपटॉप था वो चोरी किया हुआ लैपटॉप था, वो वाई का लैपटॉप नहीं था, और जो रियल ओनर है वो आकर अपना लैपटॉप एक्स के पास से वापस ले जाता है। तो ये क्या है? एक्स ने जिस चीज को खरीदा, जिस लैपटॉप को खरीदा, उसको वो अच्छे से क्वाइटली एंजॉय भी नहीं कर सकता, उसको क्वाइटली वो यूज भी नहीं कर सकता, बीच में ही आकर कोई लेकर चला जाता है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होता है तो ये इम्प्लाइड वारंटी का ब्रीच है और आप सेलर से डैमेजेस क्लेम करोगे। उसके बाद है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। एनकम्बरेंसेस क्या है? किसी भी तरह का कंडीशन या किसी तरह की लाइबिलिटीज उस गुड के ऊपर जो आप खरीद रहे हो, जो बायर खरीद रहा हो। जैसे एग्जाम्पल है, ए प्लेज करता है अपने कार को सी के पास और उससे लोन लेता है 15,000 रुपए का, और बोलता है कि कार जो है वो मैं लाकर तुम्हें नेक्स्ट डे दे दूंगा। अब उसी दिन जिस दिन वो लोन लेता है सी से, उसी दिन ए क्या करता है, कार जो है वो बी को बेच देता है। अब कार जो है वो तो गिरवी रखा हुआ था सी के पास, अब बी को जब कार मिलेगा तो वो तो 100% बी का नहीं होगा। पहला उसका राइटफुल ओनर कौन होगा? सी होगा, क्योंकि वो कार सी के पास गिरवी है। तो अब बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ए का जो लोन था 15,000 रुपए वो सी को वापस कर दे और कार को पूरा का पूरा अपने पास रख ले, या फिर कार ए को देकर वो उसको वारंटी के ब्रीच के लिए सू करे और डैमेजेस क्लेम करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार है उस पर ऑलरेडी इनकम्बरेंसेस था, उस पर ऑलरेडी 15,000 का लोन चुकाना बाकी था। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप जो गुड खरीद रहे हो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। जैसे आप रेडीमेड गारमेंट्स खरीद रहे हो, ठीक है, रेडीमेड जो आप कपड़े खरीद रहे हो वो एक साइज बताता है, क्वालिटी बताता है, ठीक है। अब लेट्स से आपको शॉपकीपर ने बताया कि ये साइज एल साइज आपके लिए फिट होगा, आप उसको खरीद कर लाते हो, और बताता है कि शर्ट जो है वो कॉटन क्वालिटी का है। तो आप जब शर्ट खरीद कर लाते हो ना, वो साइज आपके हिसाब से एल होकर भी वो आपको फिट नहीं आ रहा है, और जो कपड़ा भी है वो भी कॉटन नहीं है, पहनने के बाद आपको उससे बहुत इचिंग हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये इम्प्लाइड वारंटी का ब्रीच है और इसके लिए डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है। ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड क्या हुआ? रेडीमेड गारमेंट में आप क्या प्रिज्यूम करते हो कि जो साइज आप बता रहे हो उस साइज के हिसाब से वो कपड़ा आपको फिट आएगा, बट वो नहीं हो रहा है, तो ये इम्प्लाइड वारंटी का ब्रीच है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स जो आप खरीद कर ला रहे हो सेलर के पास से वो डेंजरस है, किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे बाथरूम क्लीन करने वाला एसिड, तो बेचने के पहले बायर को बताना है कि ये डेंजरस है, इसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से यूज करना है। और अगर नहीं डिस्क्लोज कर रहा है बायर बेचने के टाइम पर, तो ये क्या है? इम्प्लाइड वारंटी का ब्रीच है और इसके लिए डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। कैवेट अंडर सेक्शन 16, जैसे हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर भी एक डॉक्ट्रिन है कैवेट एम्प्टर का, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर। डॉक्ट्रिन का मतलब ये एक रूल है।
तो जो कैवेट एम्प्टर का रूल है वो सेक्शन 16 में बताया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, और यहाँ पर ये सेक्शन ये कहता है कि इस एक्ट में जो लिखा गया है उसको छोड़कर, या किसी और लॉ में कुछ लिखा गया है सेल ऑफ गुड्स के बारे में, तो उसको छोड़कर किसी भी तरह का कोई इम्प्लाइड या वारंटी या कंडीशन कुछ भी नहीं होता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। ठीक है, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो खुद से सारी बातें बायर को बताए, बल्कि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सामान खरीदने गया है उसके बारे में हर तरीके से जानकारी इकट्ठा करे, जांचे समझे बूझे तभी सामान को खरीदे। अब ये 3 कंडीशंस हैं, अगर ये 3 कंडीशंस अप्लाई होते हैं तो केवेट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं होगा। पहला है कि बायर ने सेलर को बताया था कि वो किस पर्पस के लिए सामान खरीद रहा है। दूसरा है बायर सिर्फ सेलर के कहने पर, सेलर ने बोला कि ये सामान तुम्हारे लिए अच्छा है, बस उसके कहने पर ही सामान खरीद कर ले आता है। और तीसरा है कि सेलर जिस बिजनेस का बोर्ड लगा कर रखा है, जैसे शाही लीची, अगर वो दुकान शाही लीची की है और जो बायर है वो ये देख कर जा रहा है कि ये दुकान शाही लीची में स्पेशलाइज करता है, तो वहां पर केवियट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं होगा। आप शाही लीची का दुकान खोल के रखे हो, मतलब आपको शाही लीची वाले क्वालिटी का ही लीची बेचना है। अब केवियट एम्प्टर का एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। ए एक घोड़ा खरीदता है बी से, बी सेलर है, ए बायर है। अब ए जो बायर है उसने बी सेलर को ये नहीं बताया था कि उसे जो घोड़ा चाहिए वो घुड़सवारी करने के लिए, राइडिंग के लिए चाहिए, तो बी एक घोड़ा दे देता है जो कि राइडिंग के लिए सूटेबल नहीं था, सिर्फ कैरेज में लगाया जा सकता था। तो यहाँ पर केवेट एम्प्टर का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि जो बायर है उसने अपना पर्पस, सामान खरीदने का पर्पस सेलर को नहीं बताया था। तो ऐसे कंडीशन में जो बायर है वो ना सामान को ले जाकर रिटर्न कर सकता है, ना उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। ये हो गया रूल ऑफ केवेट एम्प्टर की बायर को ही खरीदने के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए था कि वो किस तरह का सामान खरीद कर ला रहा है, क्या वो उसके काम आएगा या नहीं आएगा। अब केवेट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऐसे सिचुएशन जहां पर केवेट एम्प्टर का जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है। तो पहला तो है फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, जहां पर बायर ने सेलर को बता दिया है कि वो किस पर्पस के लिए सामान खरीद कर ले जा रहा है, वहां पर केवेट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है कि एक ऑर्डर दिया गया था ट्रक्स के लिए, और ये कैसे ट्रक्स थे, वैसे ट्रक्स जो हिली एरिया में चल सके, लेकिन सेलर ने जो ट्रक सप्लाई किया वो हिली एरिया में चलने लायक नहीं थे, और वो उन ट्रक को जब हिली एरिया में चलाया गया तो वो टूट गए, खराब हो गए। तो यहाँ पर इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीटली रेपुडिएट किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। केवेट एम्प्टर का डॉक्ट्रिन लेट द बायर बीवेयर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, जहाँ पे गुड्स को किसी पेटेंट के लिए अंदर या ब्रांड नेम के अंडर खरीदा गया है, वहां पर वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप उसको उस ब्रांड के लिए खरीद रहे हो तो उस ब्रांड का वो ओरिजिनल होना चाहिए, वहां पर केवेट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होगा अगर वो सामान डुप्लीकेट निकलता है। तो गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पर सेलर जो है वो डिस्क्रिप्शन देकर सामान को बेच रहा है, और तब आप सामान खरीद रहे हो और फिर सामान जो है वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, तो वहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा और वो केवेट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं कर सकता। आप उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन मानकर या ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन मानकर गुड्स को वापस कर सकते हो अगर वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद गुड्स जो है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब जब बायर सामान खरीद कर ला रहा है तो वो गुड्स इतने अच्छे क्वालिटी, इतने अच्छे फिटनेस के हों कि उनको फर्दर किसी को बेचा जा सकता है, और अगर वो वैसा नहीं है तो वहां पर सेलर लायबल होगा और रूल ऑफ केवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। अब किसी सामान को अगर सैंपल दिखाकर बेचा जा रहा है और फिर जो सैंपल है वो पूरा बल्क से कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो भी वहां पर सेलर जो है वो लायबल होगा और केवेट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं होगा। जहां पर गुड्स सैंपल्स और डिस्क्रिप्शन दोनों से बेचा जा रहा है तो वहां पर गुड्स को दोनों से मैच करना चाहिए, नहीं तो सेलर ही लायबल होगा और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ कंडीशन मानकर कैंसिल किया जा सकता है, केवेट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आते हैं ट्रेड यूसेज पे। इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस होता है बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ ट्रेड, ट्रेड में उसको उसी तरह से यूज किया जाता है, उसकी वजह से अगर उससे कुछ डिफरेंट है, सेलर उससे कुछ डिफरेंट सामान आपको देता है, तो उसके लिए सेलर लायबल होगा और केवेट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि
जो रेडीमेड गारमेंट का मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी इसके पहले कि रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस पे ये एक रूल है, अनरिटन रूल बन गया है उसको बार बार उसी तरह से यूज करने से कि एल का मतलब ये साइज होता है, इस तरह के लोगों को एल साइज का कपड़ा अट जाएगा, इस तरह के लोगों को एस साइज का कपड़ा अट जाएगा। और फिर उनको अगर वो कपड़ा फिट नहीं आता है तो वो क्या है, वो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी का ब्रीच है और केवी टेम्पटर का रूल अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद है सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अगर सेलर गलत सामान बेचकर फ्रॉड करना चाहता है बायर के साथ, या जानबूझकर जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है बायर को, या फिर ऐसा कुछ प्रोडक्ट में डिफेक्ट है जो कि बायर खुद से जांच पड़ताल करके पता नहीं कर सकता है लेकिन सेलर को पता है कि उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट है, तो वहां पर केवी टेम्पटर का रूल अप्लाई नहीं होगा और वैसे डिफेक्ट के लिए सेलर जो है वो लायबल होगा और कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट किया जा सकता है या डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है। आई होप आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड वारंटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, केवी टेम्पटर रूल समझ आया होगा और उसके एक्सेप्शंस भी क्लियर हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।